तो इसके अलग अलग पहलुओं को छुएंगे। अपने आप में जीत तो है, लेकिन आधी जीत है। आखिर आगे क्या रहने वाला है, इसमें काफी सारे इश्यूज इन्वॉल्व रहेंगे। हमारे साथ एक पैनल है, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप चैरिन साहब हैं, जो कि इमेज गुरु हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस सर। हमारे साथ अनुपमा झा भी रहेंगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रांसफर इंटरनेशनल के। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक्स। साथ ही हमारे साथ डियर कार्तिकेन साहब भी रहेंगे, एडवाइजर हैं लॉ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉर्पोरेट अफेयर्स के। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब भी रहेंगे, जो कि एशिया ब्यूरो चीफ हैं अपस्ट्रीम के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। हमने जिस तरह से देखा, ये एक जो मुहिम छिड़ी, इसको जिस तरह से मैसिव सपोर्ट मिला है, सरकार की रणनीति जो रही उस पर कई सारे प्रश्न उठे। आखिरकार हमने देखा ये जो सदन में जो बहस छिड़ी, अन्ना हजारे साहब ने आज सुबह अनशन तोड़ा है। आप दिलीप चैरिन साहब जब पीछे मुड़ के देखते हैं, ये जो 10-12 दिन रहे, ये अपने आप में बहुत कुछ सिखा गए हैं। इसमें बहुत सारे बड़े बदलाव जिस तरह से हुए हैं, और ये अपने आप में हिस्टोरिक रहा है, ये जो पूरा आंदोलन रहा है। आप इसको किस तरह से व्यू करते हैं? देशवासियों को आप क्या समझाएंगे? ये जीत तो है, लेकिन किस तरह से इसको देखा जाए इसके अंदर, क्योंकि कई सारे इश्यूज रहने वाले हैं और राह इतनी इजी नहीं है आगे की। मुझे जो लग रहा है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है, जैसे अन्ना ने कहा, ये आधी बैटल का विक्ट्री है। अब जाके पार्लियामेंट के ईगो और पार्लियामेंट के प्रोसेस पे ये फंस ना जाए, यही हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मुझे ये एक बहुत एनकरेजिंग साइन है कि पीपल्स डेमोक्रेसी जो है उसका पावर इस बार दिख पाया लोगों को, और पीपल्स पावर कंबाइंड विथ मीडिया का जो कवरेज है और पब्लिक का जो इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट पे, और सोशल मीडिया का जो रोल है, ये तीनों मिलके इस वक्त यूथ पावर को जागृत किया। ये एक सबसे अहम चीज है, और ये आगे जाकर देश के लिए यूजफुल हो सकता है। जी, ओपनिंग कमेंट आई अनुपमा से भी लेते हैं। मैम, आप किस तरह से समझाते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू रहा है। करप्शन को लेकर आंदोलन पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन हुआ और जो इसको सपोर्ट मिला, ना केवल देश में, देश के बाहर भी, और सभी निगाहें लगी रही। बाहर से भी स्टेटमेंट्स आए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से भी, कि इस प्रकार से अगर कुछ आंदोलन चल रहे हैं, उस तरह से जो रहना चाहिए उसको लेकर इशूज रहे। लेकिन मतलब सभी लोग इस पर निगाहें बनाए हुए थे। पीसफुली ये हुआ, और जिस पर्पस के लिए वो बड़े थे आगे, उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी मूवमेंट को, और इनफैक्ट जो करप्शन के अगेंस्ट जो लड़ाई छिड़ी है? ये एक बहुत ही बढ़िया काम हुआ, और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है। करप्शन एक ऐसा विषय है जिससे इट ट्रांसेंड्स जेंडर, कास्ट, क्रीड, एवरीथिंग, रिलीजन, सभी इसको कोई भी इससे अछूते नहीं है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसमें सभी लोग एक साथ एकजुट होके, और जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने इसको लीड किया, और बिना किसी वायलेंस के इस तरह का बहुत ही अच्छा काम हो गया। तो इसमें तो वाकई ये बहुत ही सराहनीय है, और ये हमारे लिए एक सिविल सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत का जो आज जश्न मन रहा है, ये सचमुच बहुत बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ पे एक बात, जैसे कि अन्ना हजारे जी ने भी कहा, अभी दिलीप जी ने भी मेंशन किया, ये आधी जीत है। क्योंकि जो करप्शन, भ्रष्टाचार जो कल्चरली भी हमारे अंदर है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे लोकपाल में बार बार जो डिमांड साइड ऑफ करप्शन है उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। जो भी रिश्वत मांगेंगे उस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कई बार हम देखते हैं कि हम अपने काम को आसान करने के लिए रिश्वत देने से भी बाज नहीं आते हैं। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। जिस तरह से वो इस मुहिम में आगे जुड़े हैं, तो आगे उनके ऊपर भी दायित्व है, फर्ज है कि वो भी इसको बखूबी निभाएं। हमारे साथ डियर कार्तिकेन साहब भी मौजूद हैं। सब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप फॉर्मर डायरेक्टर भी हैं सीबीआई के, और सीबीआई को लेकर जो कल सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस तरह से स्टेटमेंट दे रही थी सुषमा स्वराज ने, काफी पहलुओं को छुआ, जो इसको लेकर पूरा मिसयूज हुआ, और सबने फिर अपना अपना बताया वर्जन, इसको लोकपाल में किस तरह से इसके साथ इसमें शामिल करना चाहिए, किन पहलुओं को उन्होंने टच किया। आप कैसे देखते हैं ये जो पूरी मूवमेंट छिड़ी है, और इसको लेकर जो व्यूज रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? The canker of corruption has spread all over the body politic. People all over the country, in cities and villages, rich and the poor, all suffer because of the canker of corruption. So it is only the historic movement now. Of course, people like us, we have always been fighting against corruption. But what Anna Hazare ji has done is mobilizing the people
all over the country for a common cause. And it is a great success. And I won't say that the battle is over. It is only the first scene or the first act has completed. But it is very significant. So, Because you will find the whole nation, the functioning of the government, parliament, everything is going to change from now onwards. so a moving long forward, fight, sir. no doubt. So moving forward, Karthikeyan Saab, what are you expecting? It's going to be a very complex thing, like the strategy of the government, the way they acted is also being questioned. Moving forward, what really are you expecting will happen, like it has gone to the standing committee? What should one really expect now? See, we cannot lose time, no doubt, but at the same time, I agree, what comes out must be a very, very effective anti-corruption machinery. For that, I would say, if it is going to take 3 to 6 months' time to bring about a law, the government can as well go through a constitutional amendment, create a constitutional body like the Election Commission. There is a will, there is a way. And the whole mood of the nation, all over it being what it is, the government could simultaneously consider introducing a constitutional amendment, which with the time limit, within 3 to 6 months' time, it can be brought about. So I agree with the view that a constitutional amendment, a constitutional body like the Chief Election Commission will be more effective than a statutory body. And Right, sir. also, like this organization like CBI should be totally removed from political control. So either you give it a constitutional status to report to the highest court, or subject it directly under the newly to be created constitutional body to fight the corruption. Right, sir. Now, So we'll come back to you, sir. We'll come back to you. अभी नरेंद्र तनेजा साहब का हम रुख करते हैं. तनेजा साहब, आप कैसे देखते हैं, कैसे समझाएंगे, और ये जो तमाम इश्यूज इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, ये काफी क्योंकि गहरे इश्यूज हैं और इसको लेकर काफी कुछ प्रश्न उठे जा रहे हैं. आप तो आगे की राह किस तरह से लग रही है? देखिए, मुझे लगता है जो भी हमने देखा है पिछले 13-14 दिन के अंदर, अभी हार जीत के कॉन्टेक्स्ट में सोचना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा. बिल्कुल. एक शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है. इस साल 2011 में हम 20 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी 1991 में. जैसा आप जानते हैं, उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. 20 साल के बाद का जो आज हिंदुस्तान है, उसके अंदर शहरों में रहने वाला आदमी, कस्बों में रहने वाला आदमी जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो चुका है, उसने एक बात ये कहा है, उसने कहा है एक हद से ज्यादा हम नुइसेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे. चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो दूसरी तरह के भ्रष्टाचार हो, चाहे वो छोटी छोटी बात को लेकर राजनीति हो, या किसी भी नेता का आना, एकाएक एमएलए बन जाना और 5 साल के अंदर अरबपति बन जाना, उसके 5 स्टार होटल बन जाना, या ये जो एक सोच है हमारे देश के अंदर, जिसको मैं बोलता हूं रिपब्लिक ऑफ न्यू दिल्ली की सोच, मतलब दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो सोच है और भारत में जो रहने वाले की सोच में, मैं उसमें इंडिया शामिल कर रहा हूं, वो उसमें एक डिस्कनेक्ट है. यहां पर हर चीज को सोचा जाता है, भाई ये ऐसे हो जाना चाहिए. जो सोच है वो बिल्कुल भिन्न है. तो जो देश के बाहर, जो दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो चुके हैं, उनका अब ये कहना है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. उनकी देखिए बात खाली ये, अगर हम इसको खाली करप्शन पर रोकते हैं तो मुझे लगता है हम थोड़ा गलत रीड कर रहे हैं इसको. इसमें करप्शन के साथ साथ वो लोग जो उतर के सड़क पे आए हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, बंबई में, लखनऊ में, फिरोजाबाद में, वो लोग हैं जिनकी भारत को लेकर के एक तमन्ना है, एस्पिरेशन है, और वो कैसा भारत देखना चाहते हैं जिसमें जब वो विदेश जाएं या देश के अंदर ये लोग ये ना बोलें तुम भ्रष्ट हो, तुम चोर हो, तुम्हारे यहां ऐसा होता है. वो ये चाहते हैं एक क्लीन, साफ सुथरा भारत जहां पे वो अच्छी तरीके से जिंदगी जी सकें और अपने बच्चों को ऐसे आर्थिक संस्कार भी दे सकें, खाली संस्कृति, आर्थिक संस्कार, जिससे उनका वैसे विकास हो सके जो अमेरिका में या जापान में या ऑस्ट्रेलिया में होता है. मुझे लगता है इसका ताल्लुक जो है और एक बात यहां बड़ी गौरतलब यह है कि इस मूवमेंट ने पूरे देश के अंदर जो आपने देखा हजारों लाखों लोग जो सड़क पर निकल गए और उसमें तमाम युवा थे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अन्ना हजारे मूवमेंट ने पूरे देश में हजारों बीज फैला दिए हैं. और बीज में से आप देखिए आने वाले समय में गांधी भी पैदा होगा, हजारे भी पैदा होगा, जेपी भी पैदा होंगे और उसमें से जवाहरलाल नेहरू भी पैदा होंगे. एक नया भारत बनेगा, एक नई शुरुआत मुझे देखने आपने जैसे कहा ये हिस्टोरिक है. और यूथ की जो आपने बात किया, क्योंकि देश की बड़ी आबादी जो है वो इसी तबके से है
और उसमें उनका जिस तरह से ये योगदान रहा है, जो सपोर्ट मिला है, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। एक अलग ही कहानी जिस तरह से इस समय आ गई है। हमारे साथ इंडस्ट्री के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमारे साथ वेणु गोपाल धूत साहब हैं, चेयरमैन वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। अश्विनी कक्कर साहब रहेंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है मर्करी ट्रैवल्स के। धूत साहब, आप बताइए, आप इंडस्ट्री के साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं और अपना और साथ ही गवर्नमेंट को लेकर भी आपका जिस तरह से इंटरेक्शन होता रहा है, आपने ये जो पूरी मूवमेंट देखी है, इसके बाद अब आपको चेंजेस किस तरह से नजर आते हैं? ये बहुत कुछ, अगर हम पीछे मुड़ के देखें 10-12 दिन, बहुत कुछ सिखाता है। इसमें अपने आप में काफी एक रेवोल्यूशन जिस तरह से ये खड़ा हुआ है, एक बड़ी मूवमेंट रही है। किस तरह से आप इसको व्यू करते हैं और इनिशियल कमेंट्स किस तरह देंगे? चेंजेस तो नजर आएंगे ही। कल पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास हुआ। पास ये हुआ कि इफेक्टिव लोकपाल एट द सेंटर एंड लोक आयुक्त इन द स्टेट हो जाएंगे। ऑल एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आ जाएंगे। और तीसरा था ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू हैव सिटीजन चार्टर। तो ये 3 होने के कारण इसका बहुत बड़ा असर होगा। करप्शन जी किसी को अच्छा नहीं लगता। भगवत गीता में श्लोक है, कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेण अनिलिनुच। हर में स्पर्श है शरीर को, ये माटी का, ये मिट्टी का स्पर्श है, और जिसके कारण इच्छाएं होती है और करप्शन किया जाता है। भगवत गीता में ही है। पर इसका इलाज भी भगवान ने कहा है, अभ्यास न तो कौनते ही वैराग्य च गृह्यते। इसको कोशिश किया जाए, इसकी एजुकेशन लोगों को दी जाए और वैराग्य रखने से ये सब चीजें ठीक होगी। अच्छा, और ये अन्ना हजारे साहब में है, और अन्ना हजारे साहब ने अपनी जिंदगी जो है वो भगवत गीता के तौर पे चलाई है। और इसीलिए जब अन्ना वहां पे बैठे तब लोग समझे, और अन्ना के कारण ही कल पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ। अच्छा, हम अश्विनी साहब का रुख करते हैं। अश्विनी साहब, आप क्या और चाहते हैं, क्या और कुछ करना चाहिए इसके अंदर? जिस तरह से काफी पहलू को छुआ जा रहा है, जो जन लोकपाल की जो कई सिफारिशें थी, जो कई बिंदु थे, 3 को लेकर जो मतभेद थे, उनको भी उठाया गया, चर्चा हुई, अपने विचार विमर्श जो हुआ विपक्ष ने भी रखे, सब पार्टी से रखे। आप कुछ स्पेसिफिकली चाहते हैं जिस पर खास करके ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखिए, 2 चीज मैं बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि आज पहली बार भारतवर्ष ने अपना टाइटल डिजर्व किया है एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या है कि एक साइड पे अन्ना जी की टीम जो है उन्होंने सब दिखाया है कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, सब चीजों के बावजूद ये ऐसा एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है। और दूसरा, पार्लियामेंट ने जो मैच्योरिटी शो की है और जो सब ग्रुप, सब गुट इकट्ठे होके उन्होंने दिखाया है कि भाई हम लोग एक मैच्योर डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरी चीज ये है कि जो पूरा मुल्क है उसमें एक बहुत जबरदस्त चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली आ रही है। वो तब्दीली क्या है कि पहले ज्यादातर लोग जो वोट करते थे वो लोग थे कि ज्यादातर हमारा मुल्क था एक अनएजुकेटेड हैव नॉट्स का मुल्क था, वहां से ट्रांसफॉर्म होके एजुकेटेड हैव्स का मुल्क बन रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको टाइम तो लगेगा, 2014 के इलेक्शन में नजर नहीं आएगा शायद, मगर अगर 2020 तक देखें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आप देखें 50% से ज्यादा हमारा मुल्क 25 साल की उम्र से कम है, और ये इस बार जो युवा पीढ़ी है उसको इन्वॉल्व किया गया है। अश्विनी जी, और जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादा एजुकेटेड होके आ रही है। 80% से भी ज्यादा लोग इस वक्त एजुकेशन की पीढ़ी में आ रहे हैं। और दूसरी ओर टियर 2, टियर 3 सिटीज के अलावा अर्बनाइजेशन भी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो इमर्ज हो रहा है, जो आगे चल के हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी। हम देखते हैं इसका इंपैक्ट एक आम आदमी पर किस तरह से पड़ेगा। और जिस तरह से रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, 20 साल के रिफॉर्म्स तो हैं इकोनॉमिकली, अगर हम देखें जीडीपी और वैसे अदरवाइज हम ग्रो कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल अनिश्चितता भरा है, लेकिन फिर भी जो बेसिक्स हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उसको लेकर अभी भी हम देख रहे हैं एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ भारत, क्या कुछ होगा। साथ ही जहां तक ब्रांड मनमोहन की बात है या यूपी की बात करें, वो जिस तरह से पूरे डेंट रहे पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है,
इसके बाद आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जल्दी हाजिर होते हैं, खास मेहमान बने रहेंगे, सभी पहलुओं को छुएंगे। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल, दूर करो अब भ्रष्टाचार, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल, लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। लोकपाल बदलेगा जिंदगी, देखना होगा किस तरह से होता है। वेलकम बैक। टीम अन्ना ने एक मजबूत लोकपाल का सपना दिखाया है। टीम अन्ना ने जन लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी शामिल हों, इस तरह से कहा है। साथ ही लोकपाल को शिकायतों की जांच से लेकर सजा देने का अधिकार भी होगा। टीम अन्ना के जन लोकपाल के सपने ने पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। टीम अन्ना ने जो जन लोकपाल का सपना दिखाया है वो एक बेहद शक्तिशाली लोकपाल का भरोसा दिलाता है। अध्यक्ष समेत 10 सदस्यों का जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की शिकायतों पर जांच करने, मुकदमा चलाने, सजा सुनाने से लेकर समय सीमा के भीतर पक्की कार्रवाई करने में सक्षम होगा। इस काम के लिए जन लोकपाल के पास भारी भरकम सचिवालय भी होगा। जन लोकपाल सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह आजाद होगा। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सांसद, न्यायपालिका और केंद्रीय सेवाओं के सभी अधिकारियों, निगमों और कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखे जाने का प्रस्ताव है। यहाँ तक कि निजी कंपनियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने और सजा देने का अधिकार जन लोकपाल के पास होगा। राज्य स्तर पर यही काम जन लोकायुक्त के हवाले करने की बात कही गई है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच और सीवीसी को लोकपाल के अधीन रखा गया है। हालांकि टीम अन्ना ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आने की सूरत में न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने के संकेत दिए हैं, लेकिन सरकार ने सिटीजन चार्टर, लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के दायरे में लाने और राज्यों में लोकायुक्त बनाने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे यह भरोसा बढ़ा है कि अंतिम तौर पर जो लोकपाल आएगा वो काफी मजबूत होगा। आनंद त्रिपाठी, जी बिजनेस। और हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर आइए हम परिचय करा दें। दिलीप चरिन साहब हैं हमारे साथ, अनुपमा झा जी हैं हमारे साथ, डीआर कार्तिकेयन साहब हैं हमारे साथ, वेणुगोपाल धूत साहब भी हैं, अश्वनी कक्कर जी भी हैं, साथ ही नरेंद्र तनेजा साहब भी हैं। नरेंद्र साहब, जिस तरह से फर्स्ट सेगमेंट में आप बता रहे थे, रिफॉर्म्स की बात कह रहे थे और उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। ये रिफॉर्म्स को लेकर जिस तरह से हम ग्रो किए हैं, आगे इकोनॉमी में हमने देखा है अच्छी दमदार अंदाज में ग्रोथ हो रही है। जो विश्व में अनिश्चितता है कहा जा रहा है भारत के लिए, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक तरफ। लेकिन ये ग्रोथ किस काम की, जब हम जो बेसिक्स हैं अपनी बड़ी आबादी को वो भी नहीं प्रोवाइड करा पाए हैं। हेल्थ के जो हालात है आप देखते हैं, एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप किसी को नहीं जानते तो ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो अब हम जन लोकपाल की बात कर रहे हैं और जो लोकपाल जिस तरह से आएगा, ये एक आम आदमी की जिंदगी में ये जो बुनियादी चीजें हैं, इसमें किस तरह से ये डिफरेंस ला पाएगा, ये किस तरह से चेंजेस होंगे? मुझे लगता है जो आम आदमी की एस्पिरेशंस हैं, जो तमन्ना है, जो उसकी इरादे हैं, उसको ये अकोमोडेट करेगा और इस तरीके से एम्पावर्ड करेगा। उसके पास एक तरीके से नई शक्ति उसको मिल रही है, और जब वो शक्ति उसकी मिलेगी, आप उसकी ये देखेंगे कि उसकी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी होंगे। वो ये भी चाहेगा भाई अगर मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट जाता हूं, डॉक्टर मुझे अटेंड नहीं करता, मुझे 8 घंटे लाइन में लगना पड़ता है या मेरा समय से ऑपरेशन नहीं होता, तो वो जाएगा, लोकपाल के पास जाएगा। और ये बात खाली दिल्ली में नहीं होगी, गांव गांव के अंदर होगी। जो गांव गांव में यूनिट सरकार के बने हो वहां भी होगी। तो एक तरीके से आप देखेंगे ग्रास रूट इकोनॉमिक मूवमेंट चलेगा। अभी तक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई, उसका फायदा उन लोगों को मिला जो आगे बढ़ के उसका फायदा उठा सकते थे, वरना किसी को नहीं मिला जिसके पास शक्ति नहीं थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, एम्प्टी बैग्स डू नॉट स्टैंड, खाली बोरा खड़ा नहीं हो पाता। तो जो खाली लोग थे वो तो बेचारे पीछे रह गए। 30% लोगों को फायदा हुआ। अब हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सेकंड जनरेशन जिसको बोलते हैं वो चाहिए, लेकिन सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स हमको ऐसे चाहिए जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ट्रस्ट की तरह ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि उसको उठा करके आप कुछ लोगों को दे दें, चाहे वो देशी कंपनियां हो या विदेशी कंपनियां हो। या इस तरह के रिफॉर्म्स नहीं चाहिए कि भाई सरकारी अस्पताल नहीं चलते, सब प्राइवेट के हाथ में दे दो, वो भी नहीं चलेगा। सरकार से ये नहीं कर सकती तो भाई प्राइवेट को आप दे दो, चाहे वो ऑयल कंपनी हो, चाहे गैस कंपनी जो यूटिलिटीज हो, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो मुझे लगता है कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सरकार को ये होता था जैसे भाई जो चीज नहीं संभलती है उसको संभालने की कोशिश नहीं करनी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना, उठा के प्राइवेट को दे दो, जैसे प्राइवेट तो कोई ऐसी चीज है उनके हाथ में जादू की छड़ी है। अब जो रिफॉर्म्स आएंगे वो रिफॉर्म्स के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, रिफॉर्म्स हमारे यहां ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स होंगे, उनकी सोच भारत की मिट्टी में होगी, उनकी सोच वॉशिंगटन डीसी या बॉन में या बर्लिन में या तो वो जब होगी तब बात आगे बढ़ेगी। अनुपमा जी, आप बताएं किस तरह से आप देखते हैं, हम जैसे हेल्थ की बात कर
रहे हैं, दूसरे भी कई क्षेत्र हैं, एजुकेशन है तो उसमें जिस तरह से कई सारे हम देख रहे हैं स्कीम्स रनिंग है, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, लेकिन ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है। कैसे इसके अलावा भी आप देखें बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कृषि में आना नहीं चाहती, लैंड एक्विजिशन को लेकर जो कुछ हुआ, ये जो तमाम इश्यूज हैं, क्योंकि एक आम आदमी कई सारे इश्यूज के साथ जिस तरह से जूझता है, ये किस तरह से उसको एड्रेस कर पाएगा, क्योंकि अब इसके साथ लोग जुड़े तो हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जन लोकपाल का यही एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मुझे याद है जब वो लोग इस तरह की इसको फॉर्मुलेट कर रहे थे तो उनका बहुत ज़्यादा अटेंशन था गरीब तबके पे, बिलो पॉवर्टी लाइन, और गरीब जो रूरल इंडिया में जो लोग रहते हैं उन पे। सिटीजन्स चार्टर इतना इम्पोर्टेंट एंटी करप्शन टूल है जिसके बारे में कोई भी नहीं बात कर रहा था। राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल ऑडिट, सिटीजन्स चार्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एंटी करप्शन टूल है। जन लोकपाल में सिटीजन्स चार्टर की बात ये कर रहे हैं, और सिटीजन्स चार्टर के आने से हॉस्पिटल सर्विसेज में और लोअर ब्यूरोक्रेसी को लाने से हेल्थ सर्विसेज में, सरकारी अस्पताल में जिस तरह के भ्रष्टाचार हैं या स्कूल एजुकेशन में जिस तरह के भ्रष्टाचार हैं वो सब रोक दिया जाएगा, क्योंकि एक तो लोअर ब्यूरोक्रेसी तक लोग पहुंच सकेंगे और उनकी शिकायत कर सकेंगे अगर वो रिश्वत मांगते हैं, और सिटीजन्स चार्टर के रहने से जो काम टाइम बाउंड तरीके से होना चाहिए, किसको पूछना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कौन ऑफिसर उसको डील करेगा, सब चीज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जन लोकपाल में रहेगा। इस तरह से हेल्थ और एजुकेशन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा बाकी फील्ड्स में भी, नरेगा में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, इन सब चीजों को इसीलिए जन लोकपाल का इतना ज्यादा महत्व है, क्योंकि आम जनता के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दिलीप साहब, आप बताइए अपने अनुभव से, ये इतने सालों से जो हम देख रहे हैं जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस चल रहा है, उसका फायदा एक तबके तक तो मिल रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, भारत कहीं पिछड़ रहा है, क्या ये खाई पट पाएगी? और ये जो बात की जा रही है कि इसमें इतने चेंजेस हो जाएंगे, लोगों की जिंदगी में बदलाव होगा, एक्चुअली किस तरह से वर्कआउट करेगा? क्या इसमें काफी सारे इश्यूज इन्वॉल्व रहने वाले हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे क्या होगा? देखिए, काफी सारे इश्यूज तो इन्वॉल्व है ही, पर गवर्नमेंट को यह आश्वासन था कि हमने जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर लिया, अब लोग पैसे बनाने में लग जाएंगे, और हम जो है जैसे इन्होंने अभी बताया कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें प्राइवेटाइज करेंगे और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रिंक करेंगे। ये सब चीज़ें अब लोग बर्दाश्त नहीं करने लगे, और वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं उस पे हम नजर रखेंगे और उस पे हमें एक्सपेक्टेशंस होगा, और डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं वो हम एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये जो रिपब्लिक ऑफ न्यू दिल्ली की बात की, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट और ये जो एरोगेंस ऑफ पार्लियामेंट जो दिखा है कल, और लोगों के सामने जो नजर आया है, लोगों को ये पता चला कि पार्लियामेंट में सिर्फ हमें 5 साल में एक बार इलेक्ट करने का अधिकार से ज्यादा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको एनकरेज करता है। ये जो इस वक्त लोग सोच रहे हैं कि पार्टीज मिलके लोगों को ये कह रहे हैं कि ये संविधान के अगेंस्ट था ये मूवमेंट, वो सब अब पीपल बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब नए मूवमेंट शुरू करेंगे, और मेरे ख्याल में इस वक्त एक डेंजर भी है। ये डेंजर है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह एनजीओ मूवमेंट या मीडिया को दबाने का भी कोशिश करेगा, और इसके लिए हमें अलर्ट रहना है, और अगर हम नहीं रहे तो हमें अपने पे ही ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त एक डेंजर का मोमेंट है और ये हमें सबको पता होना चाहिए। जी, पॉलिटिकल क्लास जिस तरह से एक तरह से हमने देखा जो ऑल पार्टी मीट हुई थी, संसद से भी जो मैसेज देने की कोशिश की गई है उस पर नजर रखनी पड़ेगी, और ओवरऑल जिस तरह से ये मुहिम छिड़ी है उसको लेकर कई सारे इशू साथ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आइए बातचीत आगे बढ़ाने से पहले अगली रिपोर्ट पर निगाह डालते हैं। लोकपाल की मांग कोई नहीं है, देश में लोकपाल बनाने की मांग 1960 से ही हो रही है। लोकपाल बिल 8 बार संसद में पेश भी हो चुका है, लेकिन कभी राजनीतिक पार्टियों में इच्छा शक्ति की कमी और कभी हालात ने लोकपाल की राह में रोड़े अटका दिए। आजाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इससे बड़ा आंदोलन शायद ही किसी ने देखा होगा। अन्ना की अगुवाई में पूरा देश भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सरकार से मजबूत लोकपाल बनाने की मांग कर रहा है। अन्ना जी और उनकी टीम ने जो जन लोकपाल बिल बनाया है उसकी मैं पूरी तरफ से सपोर्ट करता हूं।
जब तक परिवर्तन की लड़ाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन लोकपाल बनाने की ये कसरत आज की नहीं है। 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आजाद भारत में पहली बार लोकपाल का सपना देखा, लेकिन सपना हकीकत नहीं बन पाया। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में चौथी लोकसभा में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक लोकसभा ने पारित किया, लेकिन राज्यसभा में पास हो पाता इसके पहले ही लोकसभा भंग हो गई। पांचवी लोकसभा के कार्यकाल में 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया, लेकिन विधेयक संपूर्ण क्रांति आंदोलन और आपातकाल की भेंट चढ़ गया। जिन मोरारजी देसाई ने लोकपाल बिल का पहला मसौदा बनाया था, वो 1977 में प्रधानमंत्री बने तो लोकपाल विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मुहर लगाई, लेकिन विधेयक पास हो पाता इसके पहले ही लोकसभा भंग हो गई। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 8वीं लोकसभा के दौरान लोकपाल विधेयक फिर से संसद में पेश किया, लेकिन बोफोर्स दलाली के विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने अचानक विधेयक वापस ले लिया। 1989 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में लोकपाल विधेयक संसद में पेश हुआ, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री पद भी था, लेकिन वीपी सिंह सरकार गिरने के साथ ही लोकपाल बिल भी चल बसा। 1996 में देवगौड़ा सरकार के वक्त लोकपाल का मसौदा संसद पहुंचा, लेकिन बात आगे बढ़ती कि लोकसभा भंग हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 1998 और 2000 में 2 बार लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन जी तो अभी हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये खास पेशकश जारी रहेगी, हम जल्दी हाजिर होंगे। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। लोकपाल करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल। वेलकम बैक। संसद ने टीम अन्ना की 3 सबसे अहम मांगों पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। टीम अन्ना लोकपाल के मसौदों में लोअर ब्यूरोक्रेसी, सिटीजन चार्टर और राज्यों में लोकायुक्त के मामले को हर हाल में शामिल करना चाहती थी। टीम अन्ना को लगता था कि ये तीनों मसले शामिल नहीं हुए तो मजबूत लोकपाल नहीं आ पाएगा। टीम अन्ना ने अन्ना के अनशन के आखिरी कुछ दिनों में अपने 3 सबसे अहम मसलों पर संसद में सहमति बनाने में जी जान लड़ा दी। ये 3 मसले ऐसे हैं जिनके बिना टीम अन्ना को लोकपाल का पूरा सपना अधूरा लगता है। पहला मसला है निचले स्तर के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। सरकार ने जो मसौदा पेश किया है उसके मुताबिक केवल क्लास 1 अधिकारी ही लोकपाल के दायरे में शामिल हैं। टीम अन्ना का मानना है कि आम आदमी का भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा सामना लोअर ब्यूरोक्रेसी में होता है। दूसरा मसला है सिटीजन चार्टर। टीम अन्ना चाहती है कि हर विभाग का एक चार्टर बने जिसमें तय हो कि कौन सा काम कितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि कई राज्यों ने इस दिशा में कानून बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं थी। तीसरा मसला है राज्यों में लोकायुक्त। टीम अन्ना चाहती है कि लोकपाल की तर्ज पर इसी कानून के तहत राज्यों में लोकपाल बने। हालांकि सरकार राज्यों और केंद्र के बीच विवाद का हवाला देकर इससे बचने की कोशिश करती रही है, लेकिन सरकार ने टीम अन्ना और विपक्षी दलों के दबाव में अन्ना की तीनों अहम मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब संसद की स्टैंडिंग कमेटी इनकी प्रक्रिया पर चर्चा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिकेन साहब का रुख करते हैं। कार्तिकेन साहब, जिस तरह से हमने देखा इसके हर पहलू पर विस्तार से कल चर्चा की गई। नाउ इट हैज बीन सेंड टू द स्टैंडिंग कमेटी। डू यू हैव एनी एप्रीहेंशंस or moving forward, what really are you expecting? Is the way going to be smooth or there could be some hindrances? I am very hopeful and I am very confident something is going to happen because no political party can ignore the will of the entire nation. The whole country has stood up as one man behind a credible leader of unquestionable integrity and commitment. And after all, they have to go to the people for election. If they take a stand against the will of the people, they will be wiped out. I am very confident it will happen. Only thing is, we need a time-bound commitment now, because almost all the parties have committed to bring about an effective, strong Lokpal bill, whatever name you may call it. So that being so, I think at the earliest they must get a commitment from the party leaders, how fast they will be able to bring it about. Because this is only the first step, because then we have to see police reforms, judicial reforms, administrative reforms,
and they're doing justice to the rural people, farmers. Many things to be done. As I told Absolutely, you, this is sir. only a first step, but a big step Yeah. in the right direction. I am very confident that India will never be the same old India where people all over the world call it as a corrupt nation. Things will change. There have been nations which have been more corrupt than India. They have become quite honorable and respectable. There is no reason why India, with such a huge, great tradition of integrity and justice and fairness, should not get एब्सोल्युटली back to कार्तिकेन its old साहब, glory. इट्स हाई टाइम एंड हर चीज का जिस तरह से एक समय होता है, अब इसको लेकर ये आवाज बुलंद हो चुकी है। हम अश्विनी साहब का एक बार रुख करेंगे। अश्विनी साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो करप्शन का मुद्दा है, इसको लेकर विपक्ष आवाजें उठाता रहा, ब्लैक मनी हो तो वो भी उठा, महंगाई है तो उसके खिलाफ भी मुहिम छिड़ी, लेकिन आखिर ये जो ब्रांड अन्ना है, इसमें आखिर आपने क्या पाया कि इसके पीछे पूरा देश एकजुट हो गया और ना केवल देश, विदेश से भी समर्थन मिला, सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या था अन्ना में ये कि सब कुछ बदल डाला और एक हिस्टोरिक बन गया ये मूवमेंट? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि ये थोड़ा सा ग्रासरूट मूवमेंट बन चुका था। इसमें क्या है कि तरह तरह के लोग, भांति भांति के, हर जगह से मतलब आपने देखा होगा कि मुल्क के कई भागों में लोग सड़कों पे उतर आए थे और इसमें रिलीजन, कास्ट, क्रीड वगैरह का कोई रोल नहीं था। ये पीसफुल था और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें मतलब यूथ पावर भी काफी थी और अर्बन पावर भी इसमें उभर कर आई है। तो इसमें एक नया आइडियोलॉजिकल सेट उभर कर आ रहा है और शायद अगले आप 2 इलेक्शन के बाद देखेंगे कि एक नई पार्टी का भी शायद गठन हो सकता है। वो अन्ना की पार्टी हो या ना हो वो एक अलग चीज है, मगर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। और इसमें अब जैसे कि देखा जाए कि अगर पूरी पार्लियामेंट ने यह कहा है कि हम लोग इसका भार उठाते हैं, इस ऐसी एक बिल को पास करने का, तो उस हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मगर पूरा भारतवर्ष उसको देख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे या वो मतलब डिसिपेट हो जाएगा पूरा मूवमेंट। और इसमें अन्य चीजों का भी काफी रोल रहेगा, जैसे टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल रहा है, इस अहम रोल रहा है इस पूरे मूवमेंट में। मीडिया का एक अहम रोल रहा है इस मूवमेंट में और मीडिया भी ज्यादा सतर्क होता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे मुल्क के लिए। और कई ऐसी चीजें उभर कर आ रही हैं जिससे मूवमेंट आगे बढ़ेगा। जी, कुछ देर पहले जिस तरह से दिलीप साहब ने एक बताया था, एक डेंजर भी है, हम उस पहलू पर भी लौट करेंगे, लेकिन उससे पहले दूध साहब से एक रिएक्शन लेते हैं। दूध साहब, आप ये बताइए, जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंटरफेस रहता है, जो इंटरेक्शंस होंगे, आप किस तरह से चाहेंगे और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो इंडस्ट्री चाहेगी आप पुश फॉरवर्ड किए जाएं? कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो लंबित रहे हैं, सिविल सोसाइटी और जिस तरह से ये खड़े हुए और जो पूरा समर्थन मिला, आप क्या कुछ चाहते हैं? किस तरह से ये जो जिस तरह से बिजनेसेस होते हैं उसमें किस तरह से परिवर्तन किए जाएं? देखिए, 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ उस समय ये सोचा गया कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत जोरों से होगी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जैसी चाहिए थी वैसे नहीं हुई और वो नहीं होने के कारण जो जीडीपी ग्रोथ हमें कंटिन्यूस चाहिए था वो नहीं आ पाया। अभी भी हम 8% ग्रोथ है, 9% चाहते हैं, प्रधानमंत्री 10%, 10 साल के लिए ग्रोथ चाहते हैं, पर ये अब सब पॉसिबल नहीं होते जा रहा है क्योंकि काफी हर्डल है, ब्यूरोक्रेसी में काफी टाइम लग जाता है और ये सब टाइम लगने का कारण जो भी हो वो सब ठीक होना है। तो इसके कारण देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने से रोजगारी मिलेगी और हमारे यहाँ देश में अभी भी 20% लोग जो है वो बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो नहीं होनी चाहिए। अगले 5 साल में ऐसा काम होना चाहिए कि इस देश में एक भी आदमी गरीब ना हो और गरीब आदमी जब गरीब रहता है तो वो देश कोई बहुत बड़ा नहीं समझा जाता है। तो इसलिए हमारे देश का हर गरीब ये उसकी सब जरूरतें पूरी हो, वो गरीब नहीं रहे और इसके लिए अन्ना साहब ने ये जो अभी अपने सामने ये प्रदर्शन किया। वैसे देखिए तो मैं जिस शहर में पैदा हुआ अहमदनगर में, उसी शहर में जन्म हुआ अन्ना हजारे का। मैं बचपन से ही अन्ना हजारे को देखते आ रहा हूँ और अन्ना हजारे के गुरु थे महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी के भी गुरु थे भगवान श्री कृष्ण, वो भगवत गीता के प्रिंसिपल पे चल रहे थे। तो एक आध्यात्मिक गुरु जो थे अन्ना हजारे के, उनके चरणों पे चरण रख के अन्ना हजारे चल रहे थे। अन्ना साहब का जैसे आपने बताया बड़ा जन समर्थन है और जिस तरह से आपने भी कहा आप देखते हैं, लेकिन हम अलग अलग पहलुओं को छू रहे थे। नरेंद्र साहब, दिलीप साहब ने कुछ देर पहले बताया था कि इसमें एक डेंजर भी है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है, पॉलिटिकल विल, वो एक तरफ है, लेकिन सरकार को काफी कुछ मजबूरी में करना पड़ा। जो रणनीति थी पहले अन्ना साहब को जिस तरह से तिहाड़ भेजा गया था, वो था कि इसका मैग्नीट्यूड कहीं इतना बड़ा ना हो जाए, लेकिन वो बैकफायर गया, उसको चेंज करना पड़ा। 7 दिन की जिस तरह से जुडिशियल रिमांड थी और उसको हमने देखा अन्ना साहब को अगले दिन ही छोड़ना पड़ा था। ये आप किस तरह से देखते हैं? ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या उस प्रकार से है? क्या कुछ आगे होगा? जो आपने बहस सुनी, आप अपने एक्सपीरियंस से किस तरह से समझाएंगे ये जो डेंजर है? मुझे लगता है कि जो दिलीप ने पॉइंट उठाया बहुत ही अहम पॉइंट है, क्योंकि देखिए हमको ये मानना पड़ेगा कल संसद में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह का हमने देखा प्रस्ताव पारित हो गया, प्रधानमंत्री का पत्र पहुंच गया और देश के अंदर जश्न शुरू हो गया, उस सबके पीछे पॉलिटिकल क्लास की मजबूरी थी। उनको ये समझ में आ गया कि ये जो रिपब्लिक ऑफ न्यू दिल्ली वाली जो सोच है, जनता ने उसको नकार दिया है, और अगर हम उस पर मानेंगे नहीं तो आगे चलने के बाद जो इलेक्शन 2014 की बात हो रही है, ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट भंग करने की नौबत आ जाए। तो उस सबसे बचने की, क्योंकि इलेक्शन कोई नहीं चाहता, लेकिन अंदर क्या ये अंदर से परिवर्तन में हो गया? क्या ये पॉलिटिकल क्लास है, अंदर से इनका हृदय परिवर्तन ओवर? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब ये क्या करेंगे मैं आपको बताऊं। देखिए एक चीज हमको इतिहास से सीखना पड़ेगा, और हमारे देश का जो इतिहास 25, 30, 40 का, उससे उन पे ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। अब ये क्या करेंगे? जो मीडिया है, ये माना जा रहा है कि मीडिया का इसमें अहम रोल था। अब हो सकता है कि मीडिया में कुछ लोगों को, मीडिया के कुछ चैनल्स को, मीडिया के कुछ संस्थानों को टारगेट किया जाए, ये कहा जाए इन्होंने बहुत शोर मचाया था, ये थोड़ी ये जोश और जश्न की आग ठंडी हो जाए, फिर इनकी हम क्लास लगाएंगे। दूसरी जो जिनके बाद जिस तरह से रिमार्क कर गए एनजीओ के बारे में, एनजीओ का भारत में जो आज सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, एनजीओ का उसमें अहम रोल है। सरकार से बड़ा रोल एनजीओ का है। जो उनके बारे में जो शब्दों का प्रयोग करा गया, ये झोले वाले, ये थैले वाले, ये कुर्ते वाले, मतलब ऐसे करा गया जैसे ये भारतीय नहीं है और ये कोई ऐसा वर्ग है जो बड़ा तुच्छ किस्म। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो एक बात निकल के ये आ रही है कि एनजीओ है या मीडिया हो या वो सारे लोग जो भारत में आजादी पसंद रखते हैं, उन सबको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले चंद हफ्ते और महीनों के अंदर हम ये देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग, लेकिन हम ये देखें कि पॉलिटिकल क्लास के कुछ लोग इनको निशाने पे लाने का प्रयास कर सकते हैं। जी, तो सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन एक जो मूवमेंट छिड़ चुकी है, अब वो शायद रुकेगी भी नहीं, क्योंकि ये इसको मैसिव सपोर्ट मिला है, और वो सरकार और इनफैक्ट पॉलिटिकल क्लास भली भांति जानती है कि जो जनता की शक्ति है वो एक तरफ है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोई द्वारा है नहीं, लेकिन अगर जनता खड़ी हो जाए तो मुश्किलें काफी हो जाती हैं। टीम अन्ना की 3 मांगों को सरकार ने भले ही मान लिया हो, लेकिन सरकार के लोकपाल बिल और सिविल सोसाइटी के जन लोकपाल बिल में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। आइए आपको बताते हैं इस स्पेसिफिक पहलू पर, ये रिपोर्ट देखते हैं। जन लोकपाल लाने के टीम अन्ना के आंदोलन ने संसद से लेकर सड़क तक को हिला दिया। सरकार और टीम अन्ना दोनों ने लोकपाल के मसौदे पेश किए हैं। टीम को लगता है कि सरकार के मुकाबले उनका लोकपाल ज्यादा मजबूत और कारगर है। टीम अन्ना चाहती है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा जाए, लेकिन सरकार के बिल में पीएम को इससे बाहर रखा गया है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे। न्यायपालिका को भी सरकार के बिल में बाहर रखा गया है। सरकार ने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लाएगी। टीम अन्ना सांसदों को भी लोकपाल के दायरे में लाने की मांग कर रही थी, लेकिन बिल के मुताबिक संसद के अंदर सांसदों की गतिविधियों को इससे बाहर रखा गया है। अन्ना की टीम चाहती है कि लोकपाल को न सिर्फ जांच का अधिकार मिले, बल्कि मुकदमा चलाने का हक भी हो। सरकार के लोकपाल बिल में जांच कराने के लिए लोकपाल को अलग विभाग दिया जाएगा। हालांकि सीबीआई को लोकपाल के तहत लाने की मांग भी सरकार ने नहीं मानी है। लोकपाल को मुकदमा चलाने का अधिकार भी नहीं होगा, मतलब ये कि केस अदालतों में ही चलेंगे। अन्ना ने लोकपाल के चयन को राजनीतिक दखल से दूर रखने की मांग की थी, लेकिन सरकार की बनाई चयन समिति के कुल 9 में से 7 सदस्य सियासी होंगे, जिनमें से 5 सीधे सत्ता पक्ष के दखल से चुने जाएंगे। लेकिन संसद में जिस तरह टीम अन्ना की 3 अहम मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जताई है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि अंतिम तौर पर जो लोकपाल कानून बनकर सामने आएगा वो टीम अन्ना के जन लोकपाल के सपने के काफी करीब होगा। आनंद त्रिपाठी, जी बिजनेस, दिल्ली। वक्त एक और ब्रेक का है, ये खास पेशकश जारी रहेगी।
देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल लोकपाल पास करो जन लोकपाल लोकपाल। वेलकम बैक। टीम अन्ना के 3 अहम मसलों पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति भले ही दे दी हो, लेकिन संसद की स्टैंडिंग कमेटी से लेकर लोकपाल कानून बनाने का सफर अभी काफी लंबा है। इस दौरान अभी कई अड़चनें सामने आने की आशंका है। Madam Speaker, I will request you to transmit the entire proceeding of this House to the relevant standing committee for their perusal to formulate their recommendations for the John Lokpal Bill. संसद ने भले ही टीम अन्ना की 3 अहम मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी हो, लेकिन संसद से लेकर लोकपाल की हकीकत में तब्दील होने का रास्ता इतना आसान नहीं है। लोकसभा में शुरुआती चर्चा के बाद इसके हर क्लॉज को परखने के लिए गृह मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी यानी संसद की स्थायी समिति के हवाले करेगी। अगर किसी पैरे या क्लॉज पर स्थायी समिति को आपत्ति होगी तो कमेटी के चेयरमैन सदस्यों के बहुमत से संशोधन का फैसला लेंगे। स्टैंडिंग कमेटी विधेयक के मसौदे पर जनता से जुड़े विशेषज्ञों की राय भी लेगी। स्टैंडिंग कमेटी से पास होने के बाद इसे दोबारा लोकसभा में मंजूरी हासिल करनी होगी। लोकसभा के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद ही लोकपाल कानून बनने का रास्ता साफ होगा, क्योंकि इसी के बाद सरकार विधेयक को हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। टीम अन्ना भले ही लोकपाल बिल को जल्द से जल्द पास कराने के लिए दबाव बनाती रही हो, लेकिन सरकार ने संसद में लोकपाल बिल पास होने की कोई समय सीमा नहीं तय की है। अब सब कुछ संसदीय प्रक्रिया पर निर्भर है, जो कि लंबी भी खिंच सकती है। देवेंद्र वर्मा के साथ शिवानी बंसल, जी बिजनेस। आइए फाइनल कमेंट्स लेते हैं मेहमानों से। दिलीप साहब, हमने अलग अलग पहलुओं को छुआ लोकपाल के, जिस तरह से बढ़ा। आप एक और इम्पोर्टेंट पहलू बता सकें। जहां तक यूपी सरकार की बात है, एक के बाद एक घोटाले होते रहे हैं, बैकफुट पर रही है, बहुत प्रेशर रहा है। ब्रांड मनमोहन की जहां तक बात है, बड़ी जिस तरह से हम देखते थे एक क्लीन इमेज थी, इकोनॉमिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, लेकिन इन सब पे आपको लगता है कहीं ना कहीं डेंट लगा है ये जो ओवरऑल जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बीता है। अब जो 2G के इनफैक्ट जो आरोपी हैं वो विटनेस के तौर पर भी बुलाने की बात कर रहे हैं। ये ब्रांड मनमोहन कितना हिट हुआ है इससे? ब्रांड मनमोहन पे बहुत जोर का धक्का लगा है इस मूवमेंट की वजह से, और इस मूवमेंट के जो प्रिल्यूड था, जो 2G, CWG, ये सब चीजें पे बहुत उन पे असर पड़ा है। और ये असर है कि ब्रांड मनमोहन का जो सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या था और उसका वैल्यूएबल पैरामीटर क्या था, ये था इन नॉन करप्टिबिलिटी। और नॉन करप्टिबिलिटी पे आज लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, शायद बिना कारण के हो, क्योंकि पर्सनली करप्शन का कलंक उन पे नहीं लगा है, पर तब भी ये जो ब्रांड पे जो ब्रांड का क्वालिटी है, उसको अब ये एक अहम ब्रांड क्वालिटी नहीं समझ सकते। दूसरी चीज यह है कि ब्रांड मनमोहन का एक और क्वालिटी था कि वो इकोनॉमी और मैनेजमेंट को समझते हैं, और इस वक्त जो गवर्नेंस और गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट टेक्निक्स था उस पे मेरे ख्याल में बहुत धक्का लगा है, क्योंकि गवर्नेंस डेफिसिट भी लगा है और मैनेजमेंट टेक्निक जो है क्राउड्स को और पब्लिक सेंटिमेंट को अंडरस्टैंड करने का जो रिक्वायरमेंट है कोई भी मैनेजर का, मैं पॉलिटिकल आदमी का ये नहीं कह रहा हूं, पॉलिटिकल आदमी को उससे भी ज्यादा इंस्टिंक्ट होता है, पर जैसे ब्रांड मनमोहन अगर एक एफिशिएंट मैनेजर हो, एक सिस्टम मैनेजर हो, वो उनको भी ये समझना बहुत आसान था और ये नहीं समझ पाया। इस पे भी ब्रांड मनमोहन का वाटरिंग डाउन हुआ है, और ब्रांड मनमोहन आगे जाकर उनको रिकवर करने के लिए ये बाकी जो 2 साल है उसमें टाइम है कि नहीं, कई लोग इस वक्त वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ब्रांड मनमोहन, ब्रांड यूपीए और ब्रांड कांग्रेस एक साथ जुड़े हुए हैं। ब्रांड मनमोहन हैज बीन हिट, जिस तरह से आपने कहा, ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसके चलते हुए। अब फाइनल कमेंट्स इन ब्रीफ लेने की कोशिश करते हैं, समय सीमित है। नरेंद्र साहब, एक ये तरफ, दूसरी तरफ ब्रांड अन्ना जिस तरह से क्रिएट हुआ, जो सपोर्ट मिला, आप किस तरह से देखते हैं इस उम्र में इस प्रकार से सपोर्ट, इस प्रकार से समर्थन और अनशन इतना लंबा, और फिर ये जो जिस तरह से सफलता प्राप्त हुई है? देखिए, मुझे लगता है हम हर भारतीय को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकल के कोई व्यक्ति आता है और देखते देखते
मतलब बहुत कम समय के अंदर पूरे देश का हीरो बन जाता है। तो ये देश के लिए बहुत शुभ लक्षण है। और देखिए, और अन्ना हजारे देश के अधिकांश भागों में 1 साल पहले नहीं जाने जाते थे और लोगों ने उनको स्वीकार। प्रश्न ये होता है कि मणिपुर से लेकर के और मेघालय से लेकर के और द्वारका तक और इधर जम्मू कश्मीर से केरल लोगों ने क्यों स्वीकार। मुझको ऐसा लगता है हमारे देश की जो सभ्यता है, जो सोच है, हमारे अंदर एक नेशनल क्रेविंग होती है, हमारे अंदर ये एक इच्छा होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो शिखर पे, हमारे देश को नेतृत्व वो व्यक्ति करे जो पूरी तरह ईमानदार हो, जो करप्टेबल ना हो, जो लगभग जिसका दर्जा कुछ कुछ ईश्वर जैसा हो। तो मुझे लगता है ये जो क्रेविंग है वो काफी हद तक अन्ना हजारे ने पूरी करी और लोगों ने तुरंत लैपअप उनको जो है पकड़ लिया। अच्छा। और उनको जो है वो बना दिया जो लोग चाहते थे। अनुपमा जी, आप बताइए, ये जिस तरह से इस मूवमेंट को जो सपोर्ट मिला है, आगे भी अगर इस प्रकार के कुछ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज होते हैं, आपको लगता है समर्थन किस तरह से, अब लोग क्योंकि उठ खड़े हुए हैं, अब वो सहेंगे नहीं, किस तरह से देखते हैं कि ये आगे जारी रहेगा, या ये क्योंकि हम ब्रांड अन्ना की बात कर रहे हैं, लोग खड़े हुए, क्या होगा आगे? मुझे लगता है ये सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ लक्षण है, और हमारे लिए, हमारे जैसे लोग जो इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं, मीडिया के लिए और सिविल सोसाइटी जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है। इसके अलावा ये याद रखे सरकार की, उन्होंने अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को रैटिफाई किया है। इंडिया ने साइन तो बहुत पहले कर दिया था, रैटिफाई नहीं करना चाह रहे थे। सिविल सोसाइटी के प्रेशर से और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उन्होंने अभी रिसेंटली रैटिफाई किया मई में। उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि सिविल सोसाइटी को एंटी करप्शन एफर्ट्स में इन्वॉल्व करना। तो अब तो सरकार को बिल्कुल करना पड़ेगा। समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। चलते चलते संक्षेप में एक फाइनल कमेंट दूध साहब, आप भी अपना हमें फाइनली चलते चलते बढ़ा दें एंड वील उसी पे वाइंड अप करेंगे शो। दूध साहब, फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, ब्रांड अन्ना, ब्रांड मनमोहन सिंह ने 1991 में जो अपना नाम किया और जो उन्होंने काम किया, वो ओबामा साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने भी बोला कि इंडिया का नाम मनमोहन सिंह ने बहुत आगे बढ़ाया है, तो वो ठीक रहा। फिर कभी कभी पॉलिटिक्स में काम करते करते एक डिसीजन लेना पड़ता है, कोई भी साइड डिसीजन लो वो गलत ही माना जाता है। तो ये मनमोहन सिंह के साथ शायद हो सकता है, पर एक जो है जिन्होंने कभी भी कोई इच्छा नहीं रखी और बड़े डिसिप्लिन से काम किया, और वही साथ में अन्ना है जिन्होंने अपने महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पे पूरे देश को बताया कि अगर जनता चाहती है तो जनता बहुत बड़ी होती है, जनता जो चाहे वो कर सकती है, और इसके कारण ही कल का पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ। जी, हम सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप साहब, नरेंद्र जी आपका भी, अनुपमा जी आपका भी शुक्रिया, दूध साहब आपका भी, अश्विनी जी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। समय सीमित था, हम और भी चर्चा आगे बढ़ाना चाह रहे थे क्योंकि ये ऐसा बर्निंग इशू है, लेकिन यहीं पर हम कार्यक्रम वाइंड अप करना चाहेंगे। कार्तिकेन साहब का भी शुक्रिया और दर्शकों का भी शुक्रिया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।